अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ज़ाहिर बात है कि बहुत से लोगों के ज़हनों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनाब ईरान और अमेरिका के मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। लग इस तरह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं, गुस्से में आना शुरू हो गए हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने रिसेंटली अभी दिया है, पिछले 12 घंटे के अंदर वो नशर हुआ है और उसके अंदर बड़े सख्त गुस्से में है। रिपोर्टर के साथ फीमेल एंकर बैठी हुई थी, उसी के साथ लड़ पड़े, उसे घटिया कहना शुरू कर दिया। काफ़ी मतलब वहाँ पे जो है सख्त ज़बान जो है इस्तेमाल हुई है। इससे पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो चुके हैं। चीज़ें जो है वो उनकी शायद मर्जी से नहीं हो रही, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ रही है। तो इसके बारे में मैं व्लॉग में आगे चल के आपको आगाह करूंगा। लेकिन एक बात जो सबसे पहले जारी बात है, ये मामला कहाँ पहुँच रहे हैं जंग के हवाले से, उसके हवाले से एक अपडेट जो है वो सामने आई है। और एक्सियोस अमेरिकन मीडिया आउटलेट है, उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया, ईरान ऑफर्स यूएस डील टू रीओपन स्ट्रेट बट पोस्टपोन न्यूक्लियर टॉक्स। ईरान की जानिब से उनके मुताबिक जनाब एक प्रपोजल जो है वो सामने आया है अमेरिका के लिए, और एक अमरीकी अहदेदार और मामले से बाखबर दो ज़राए ने एक्सियोस को ये खबर दी है कि जनाब ईरान ने यह तजवीज़ दी है कि जिसके तहत आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाए और जंग का खात्मा किया जाए, जबकि जौहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक जो है वो मौखर कर दिया जाए। तो स्टेज वाइज जो है वो एक फॉर्मूला दिया गया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है अमल होता है नहीं। उसमें आगे कहते हैं जी, तवक्को है कि ट्रंप जो है वो आज ईरान के हवाले से सिचुएशन रूम के अंदर जो है वो अपनी आला कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम के साथ इजलास करेंगे। और एक जरिए के मुताबिक इस इजलास में मुज़ाकरात के तातुल और मुमकिन अगले इक़दाम के ऊपर बातचीत होगी। और मुज़ाकराती बहरान हफ्ते के आखिर में मज़ीद गहरा हो गया। ये अभी जो हफ्ता गुजरा है, जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान का दौरा बगैर किसी पेशरफ्त के जो है वो ख़त्म कर दिया। ज़राए के मुताबिक इराक़ची ने इस्लामाबाद में मुलाकातों के दौरान जौहरी मसले को वक्ती तौर पर नज़रअंदाज करने की तजवीज़ पेश की है। एक जरिए ने बताया कि इराक़ची ने पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और कतर के सालसों को वाज़ेह तौर पर बताया है कि ईरानी क़यादत के अंदर अमरीकी मुतालबात से निपटने के तरीके पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम अज़ कम एक दहाई के लिए यूरेनियम अफजूदगी मुअत्तल करे और अपने अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर निकाल दे। नई तजवीज़ जो पाकिस्तानी सालसों के जरिए अमेरिका को भिजवाई गई है, पहले आबना हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी के बहरान को हल करने पर मरकूज़ है। इसके तहत जंग बंदी को तवील अरसे तक बढ़ाया जा सकता है या जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इतफाक़ भी हो सकता है। इस तजवीज़ के मुताबिक जौहरी मुज़ाकरात बाद में उस वक्त शुरू होंगे जब आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी और नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। वाइट हाउस को ये तजवीज़ मौसूल हो चुकी है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिका इस पर गौर करने के लिए तैयार है या नहीं है। सो आज की ये जो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होगी, उससे काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा कल शाम को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो है वो दोबारा पाकिस्तान पहुँचे और वहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी दोबारा मुलाकात हुई। और मुलाकात के अंदर इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी जो है वो नागुज़ीर है। इसके साथ साथ अब्बास इराक़ची जो है अब उसके बाद रूस पहुंच चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर उनका तैयारा जो है वो लैंड किया। ईरान के सफ़ीर कासिम जलाली और रूसी हुकाम ने उनका रूस पहुँचने के ऊपर इस्तकबाल किया। इराक़ची परवाज़ मीना 168 के ज़रिए रूस पहुँचे। ये वाज़ेह रहे कि ये वही परवाज़ है जिस पर उन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर में शमूलियत के लिए ईरानी वफ़द के साथ पाकिस्तान का सफ़र किया था। इस परवाज़ को ईरान के सूबा हमरज़गान के शहर मीनाब के स्कूल पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में हलाक होने वाले बच्चों से मंसूब किया गया था। उसी जहाज़ के ऊपर जो है ये आगे भी गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर, उनका एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी वफ़द के हालिया दौरे पाकिस्तान का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेना और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत करना था, और ये दौरा कामयाबी के साथ जो है वो पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दौरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के इलाकाई सफारती दौरे के आगाज़ का हिस्सा था। उनके मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और अवाम की जानिब से मुकम्मल ताउन जो है वो रहा है। इसके अलावा अब्बास इराक़ची ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा अपने पैगाम में इराक़ची ने कहा कि वो ओमान में अपने शफीक मेज़बानों की शुक्रगुजार हैं। उनके मुताबिक ओमान दौरे के दौरान दो तरफ़ा उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर अहम भी बातचीत हुई। अच्छा, ये सारी की सारी जो है ये जो मैं आपको बयानात सुना रहा हूँ, ये रूटीन के बयानात होते हैं। हर दौरे के बाद, हर मीटिंग के बाद जो है वो इस तरह की 3-4 लाइनें जो हैं वो हमेशा प्रेस रिलीज़ के अंदर जो है वो दी जाती हैं। एक्चुअल गुफ्तगू क्या होती है बिहाइंड क्लोज डोर्स, ऑब्वियसली उसको कभी भी रिवील नहीं किया जाता। इसके साथ साथ ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने भी इस मीटिंग के अंदर, ये पहले ओमान गए थे ना अब्बास इराक़ची साहब, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो है, उन्होंने ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आपने हुर्मुज़ पे अच्छी बातचीत हुई है। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर इराक़ची के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि साहिली ममालिक की हैसियत से हम बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए अपनी मुश्तरका ज़िम्मेदारी और इस फ़ौरी इंसानी ज़रूरत को तस्लीम करते हैं। इसके साथ साथ आज ऑयल प्राइसेस के हवाले से भी आपको मैं अपडेट दे दूं कि तेल की कीमतें जनाब एक दफ़ा फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं और एज आई स्पीक राइट नाउ तो तकरीबन $108 के आसपास तेल जो है इस वक्त ट्रेड हो रहा है। 107.85
जब मैं ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8586 के आसपास, यानी ये तकरीबन 108 को जो है वो इस वक्त टच कर रहा है। सो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये पिछले तकरीबन मतलब 5 से 6 दिन के अंदर जो है वो बुलंद तरीन सतह के ऊपर तेल जो है दोबारा ट्रेड हो रहा है। और अब आप जानते हैं कि अभी जो हफ्ता ख़त्म हुआ था इसी के अंदर ऑलरेडी तेल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई थी। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई थी। तो अब ऑलरेडी हफ्ते का आगाज़ ही जो है वो हाई नोट के ऊपर, हाई प्राइसेस के ऊपर जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा अगर ईरान दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खात्मे के लिए बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका से रब्ता कर सकता है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं या वो हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आप जानते हैं एक टेलीफोन है हमारे पास, अच्छी और महफूज लाइनें हैं। मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम है। मैंने 8 जंगें रुकवाई जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत की जंग जौहरी जंग की तरफ जा रही थी। जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। ही कीप्स ऑन रिपीटिंग दिस थिंग्स, हमेशा अपनी तकरीर के अंदर जो है वो इसका ज़रूर जिक्र करते हैं। ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। ईरान में जिन लोगों से हम निपट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब है और कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उठा के पिछले 4-5 दिन के अंदर देखें तो अमेरिका की जानिब से जो है बार बार जो है वो मुज़ाकरात कर लें। मैं तुम्हें एक बॉडी लैंग्वेज और जो जिस किस्म की गुफ्तगू है वो इसी तरह की सामने आई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है जनाब, एक तो इंटरव्यू जो है उन्होंने ये फॉक्स न्यूज़ को दिया, वहीं पे एक 60 मिनट्स का इंटरव्यू भी जो है उन्होंने दिया। और ये इसकी मतलब फुटेज तो नहीं, हम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। इसमें जो खातून एंकर थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि ये जो अभी रिसेंटली आपके ऊपर जो हमला हुआ है, जिस शख्स ने वो जो हमला किया है उसकी बहरहाल मैं डिटेल से भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। जिस शख्स ने हमला किया है उसने आपको जो है वो ज़्यादती करने वाला शख्स करार दिया और बड़े ही बुरे अल्फाज, उसका एक एक्चुअली नोट जो है वो सामने आया है, मैनिफेस्टो उसका एक सामने आया है। तो उसके ऊपर उन्होंने आपके ऊपर जो है इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और एप्स्टीन के साथ जो आपके ताल्लुकात थे इसके ऊपर जो है उसने कहा है कि जी मैं ऐसे शख्स की हुक्मरानी जो है मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मैंने दुनिया को मुंह दिखाना है, मैं कल को आखिरत में मैं क्या जवाब दूंगा, तो मैं ऐसे शख्स की हुक्मरानी जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज़्यादा खफा हो गए। उन्होंने कहा कि यूर अ हॉरेबल पर्सन, आप बड़ी घटिया इंसान है, कि मुझे पता था कि आप जो है वो इस किस्म का सवाल जो है मुझसे करेंगी, लेकिन आप आखिरकार आपने वो कर ही दिया। और ये बहुत ही घटिया सवाल था जो आपने मुझसे किया है और मुझे इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसके ऊपर जो है मज़ीद कोई बात नहीं करूँगा। मेरा उस शख्स के साथ, एप्स्टीन के साथ कहते हैं जी, मेरा उसके साथ जो है किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं आता। जबकि डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के हवाले से जो है वो मुतअद्दिद तस्वीर, मुतअद्दिद इंटरेक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं, क्योंकि सारी बात है वो सारी फाइलें जो हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का और एप्स्टीन का आपस में क्या गहरा ताल्लुक था ये तो मतलब सभी जानते हैं इस वक्त। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी गुस्सा कर गए इस बात के ऊपर कि ये सवाल मुझसे जो है वो क्यों किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी एक आदत है, मैं अब ये बात मैं एक एंकर होने के नाते जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अक्सर औकात जो है जब आपको गुस्सा चढ़ जाए और एक बड़ा सिंपल सवाल से जिसमें ना कोई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू हुई, आपसे एक बड़ा टू द पॉइंट मतलब पॉइंट ब्लैंक के रेंज के ऊपर जो आपसे सवाल किया गया है, उसमें कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, सिर्फ आपसे एक कमेंट लिया गया था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी पुरानी आदत है कि उस सवाल का जवाब देने के बजाय जो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट वहाँ पे बैठा होगा उसके कैरेक्टर के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं, उसके बारे में जो है वो इस किस्म की बातें शुरू कर देते हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, तो सो दैट जो असल क्वेश्चन है उससे पूरी तरह मामला जो है वो डाइवर्ट हो जाए और बात जो है वो उस तरफ चली जाए कि कन्फ्रंटेशन होगी एंकर के दरमियान और गेस्ट के दरमियान। सो बेसिकली ये एक क्लासिकल तरीका होता है। हमने भी बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं, हमें पता है जब बेसिकली यही होता है, जब आपको कोई जर्नलिस्ट जो है उसकी कहीं भी बात आपको पसंद ना आए या उसकी दी हुई खबर पसंद ना आए तो फिर आप उसकी करेक्टर असैसिनेशन की तरफ चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मशहूर सियासी जमात है, वो करेक्टर असैसिनेशन की वैसे ही जो है वो मास्टर बन चुकी है इस मामले के, लोगों को इसी तरह टारगेट करती है, झूठे इल्ज़ामात, झूठी किस्म की बातें। तो ये बेसिकली वही फॉर्मूला है और ये कोई नई बात नहीं है, अब तो हमें आदत हो गई है। हमें भी तकरीबन 20 साल हो गए हैं सहाफ़त के अंदर, हमें आदत हो चुकी है, हमें पता होता है कि अगला जो है वो क्या कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन थी जो मैंने देखा, तो मुझे उसके अंदर क्लासिकल वही चीज़ मुझे नज़र आई कि बेसिकली उस फीमेल एंकर के ऊपर बेसिकली ये इस किस्म के इल्ज़ामात सिर्फ इसीलिए लगा रहा है ताकि असल सवाल का जवाब ना देना पड़े। एप्स्टीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से जब भी सवाल किया गया है वो गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद उसका जवाब नहीं देते। और ज़ाहिरी बात है इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है, जिस तरह मैं अमेरिका के हवाले से आपको बता रहा था कि बार बार जो है वो जो फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जनाब वो पहले उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ईरान कह रहे जी हमने बैठना ही नहीं, हमने आपके साथ बात ही नहीं करनी।
वो कहते हैं कि जनाब हम हमारे इसने ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के, जनाब कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो जाएंगे पाकिस्तान, जाएंगे वहाँ पे जाके मुज़ाकरात करेंगे। इन्होंने कहा, ईरानियों ने कहा जी हमने बात ही नहीं करनी, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो इससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो पता लग रही है। अब वो यहाँ तक कहने के ऊपर आगे सानू फ़ोन ही कर लो, हम तो फ़ोन के ऊपर भी अवेलेबल हैं, अगर आप मिलना नहीं चाहते तो हम फ़ोन के ऊपर भी अवेलेबल हैं। सो इससे आपको बैलेंस जो है वो नज़र आ रहा है कि बात जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, कि एक साइड जो है वो फंसी हुई है, वो चाहती है मुझे कोई एग्जिट मिले, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका को ये एग्जिट देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, और वो कह रहे हैं अगर ये होगा भी तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होगा, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है हम नहीं मानेंगे। सो इसलिए मामला जो है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जहाँ पे कन्फ्रंटेशंस की बात हो रही है, मैं बल्कि पहले ये जो बंदा है जिसने कोल एलन, जिसने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक किया था, या अटैक तो नहीं किया था, कोशिश की थी, चले मैं इस तरह कह लेता हूँ, तो उसके ऊपर इसकी मजीद कुछ डिटेल जो है वो सामने आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने से तकरीबन 10 मिनट पहले इसने अपने अहल खाना को एक पैगाम भेजा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस दस्तावेज़ में उसने ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाने का इरादा जाहिर किया। अहल खाना को भेजे गए पैगाम में गिरफ्तार मुलजिम ने लिखा था कि दूसरा रुख तब पेश किया जाता है जब आप मजलूम हो, लेकिन मैं वो शख्स नहीं जिसे हिरासती कैंप में ज्यादती का निशाना बनाया गया, ना वो माहीगीर जिसे बगैर मुकदमे के कत्ल किया गया। उसने लिखा, ना कोई स्कूल का बच्चा हूं जो बम धमाके में मारा गया, ना भूख से मरने वाला बच्चा, ना वो लड़की जो इस इंतजामिया के जराइम पेशा नासिर के हाथों ज्यादती का शिकार हुई। जब किसी और पर जुल्म हो और आप खामोश रहें तो ये मसीही रवैया नहीं बल्कि जुल्म का साथ देना है। मैं अब इस बात की इजाज़त देने पर आमादा नहीं हूँ कि एक ऐसे ज्यादती करने वाले शख्स को अपने जुराइम से मेरे हाथों को मैं आलूदा करे। मुलजिम ने पुलिस को दिए गए बयान में सिक्योरिटी पर सवालात उठाते हुए कहा कि वाशिंगटन हिल्टन में सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई नाकस हैं। अगर कोई ईरानी एजेंट होता तो इससे भी ज़्यादा मुहलक हथियार अंदर ला सकता था। होटल में दाखिल होते ही वो चीज़ें नुमायाँ थीं जो हद से ज़्यादा एतमाद था। मैं कई हथियार लेकर अंदर आया और किसी ने ये सोचने की जहमत नहीं की कि मैं ख़तरा भी हो सकता हूँ। कॉल एलन के मुताबिक सिक्योरिटी ज़्यादातर बाहर मुजाहिरीन और आने वालों पर मरकूज़ थी। किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर कोई एक दिन पहले आकर ठहर जाए तो क्या होगा। ये नाअहली हैरान कुन है। अगर मैं अमरीकी शहरी के बजाय ईरानी एजेंट होता तो मैं यहाँ पे माड्योस जैसा भारी हथियार भी ले आता और किसी को खबर ना होती। M2 ब्राउनिंग .50 कैलिबर की भारी मशीन गन है जिसे उर्फ आम में मा डेविस कहा जाता है। इसे अमरीकी फ़ौज की तारीख में सबसे तवील अरसे तक इस्तेमाल होने वाला हथियार समझा जाता है। बड़ा मौलिक किस्म का हथियार होता है। तो ये उसके बारे में कह रहा है कि मैं चाहता तो मैं वो भी ला सकता था। हुकाम के मुताबिक कोल थॉमस एलन ने केप टेक्निकल फायर आर्म से 2 हैंड ग्रेनेड और एक शॉटगन खरीदी थी जो उसने अपने वालिदैन के घर में रखी, जबकि वो बाकायदगी से शूटिंग रेंज में मश्क भी करता था। तो इसने ये चीज़ें खरीदी और ख़रीद के उसके बाद अपने वालिदैन के घर के ऊपर रख दी ताकि ये वहाँ से पकड़ा भी ना जाए, और उसके बाद वो सारी चीज़ें लेके जो है वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के इस फंक्शन के अंदर जो है उसने एंटर होने की कोशिश की। इसके इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने जो अपने अहल खाना को पैगाम भेजा और उसमें उसने ट्रंप इंतजामिया के मुख्तलिफ लोगों को टारगेट करने की जो बात की, उसमें FIA के जो डायरेक्टर हैं FBI के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, उनका नाम उसके अंदर शामिल नहीं था। बाकी लोगों को जो है ये टारगेट करना चाहता था। तो अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुलजिम पर वफाकी सतह पर असला और हमले के इल्ज़ाम आयद किए जाएंगे, जबकि मजीद दफात भी जो है वो शामिल किए जाने का इम्कान है। तो ये जनाब इसके बारे में जो है वो डिटेल्स सामने आई हैं। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई है कि वाइट हाउस के लिए जो इस डिनर के लिए जो इंतजाम किए गए थे, सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो इतने अच्छे नहीं थे। ये भी मीडिया आउटलेट जो है वो रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि उसे एक किस्म का डाउनग्रेड जो है वो किया गया हुआ था और आइंदा डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस किस्म के जो इंतजाम हैं उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और वाक़या मैं ज़रा पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगा। इकरारुल हसन एंकर पर्सन है, उनके हवाले से ये खबर सामने आई कि वो मलेशिया से वापस आए एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद एयरपोर्ट पे आके जो है वो एक वहाँ पे इमिग्रेशन के जो एहलकार थे उनके साथ उनकी नाचाकी की जो है एक वीडियो सामने आई। अब उसमें इकरार खुद भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके साथ गालबन उनकी टीम के लोग हैं, मैं नहीं जानता या कोई और लोग हैं, वो भी ये वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे थे। अब उसके अंदर इकरार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी जब मैं वहाँ पर पहुँचा इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, तो ये काउंटर के पीछे ये साहब जो है वहाँ पर खड़े हुए थे और वहाँ पे उन्होंने इकरार के ऊपर जो है वो कमेंट किया, और वो शख्स उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो एक्चुअली किसी और से बात करते हुए जो है वो कमेंट कर रहे हैं और इकरार के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि इसका भी, और उसके बाद इकरार के मुताबिक वो कोई गाली देते हैं और उसके बाद कहते हैं इसका हाल भी जो है जवाद अहमद वाला होगा। तो ये बात गालबन इकरार ने सुन ली और उसके बाद उन्होंने कन्फ्रंट किया कि आप एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हो के आप इस तरह का एक सियासी कमेंट जो है वो किस तरह किसी और के ऊपर जो है वो कर सकते हैं।
और उसके बाद वो कन्फ्रंटेशन जो है शुरू हुई। मैंने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर उनकी कन्फ्रंटेशन उनके साथ हो रही है। इकरार को भी मैं बहुत देर से जानता हूँ, हमने ARY में इकट्ठे भी काम किया है। मैंने तो उसके बाद ARY छोड़ दिया था, लेकिन आज तक जो है इकरार के साथ वो मेरे प्रोग्राम्स में भी आते हैं, मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक है उनके साथ। मैंने इस पूरी चीज़ को जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो मैं देखना चाह रहा हूँ, इकरार का ये मानना था कि जनाब अगर आप एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हैं तो आप इस तरह की पॉलिटिकल कमेंट्री किस तरह कर सकते हैं। अगर आपके ख्यालात हैं भी, बेशक आपके ख्यालात हों भी, बट हाउ कैन यू गिव सच अ कमेंट। इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। और जारी बात है इसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या उनके जो लौंडे लपाड़े बाहर बैठे हुए हैं वो तो अपनी एक खुन्नस निकाल रहे हैं ना, वो अपना कह रहे हैं हाँ जी दिते है तो फिर केड़ी गल है की हो जाता है। देखिए, किसी को सियासी ख्यालात रखना कोई बुरी बात नहीं है, ये उनका राइट है, वो जो मर्जी ख्यालात रखें। हो सकता है उनको इकरार बहुत बुरा लगता हो सकता है किसी को इमरान खान बहुत बुरा लगता हो सकता है किसी को नवाज शरीफ बहुत बुरे लगते हो। हर एक की अपनी मर्जी है, वो जिस तरह मर्जी अपनी राय रखे। लेकिन जब आप एक सरकारी ओहदे के ऊपर बैठे हैं तो उसके बाद अगर आप उस एंगल से बैठ के अपनी कॉमेंट्री करें, या अगर आपको कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए तो जस्ट फॉर दैट मोमेंट कि यार अच्छा जी आया तो मेरे को आ गया, ये बिल्कुल वही वाली हरकत है, एग्जैक्टली वही वाली हरकत है जो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कोई आपको पॉलिटिशियन नज़र आ जाए, कोई आपको एंकर नज़र आ जाए, कोई जर्नलिस्ट, कोई सेलिब्रिटी, कोई आपको नज़र आ जाए तो आप जो है उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि लो जी चुको फ़ोन तो बनाओ एक वीडियो और उसके बाद दो इसको गालियाँ, ताकि मेरे पास तो ये मौका आना नहीं है। वो जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको जो गार्बन FIA का एहलकार होगा उसके जेहन में यही बात होगी कि मेरे जेहन में तो मुझे तो कभी शायद दोबारा मौका ना मिले कि इकरारुल हसन सामने खड़ा हो तो मैं इस किस्म का कमेंट कर दूं, या फिर मैं मतलब डेढ़ होशियारी दिखाते हुए मैं जनाब इनू जरा 4 गाला तो कड्डा ना बैग है, या मैं इसके बारे में इसका कमेंट तो आप 100 दफ़ा करें। आपने जाना है, आपको कल को जाके वोट देने का राइट होगा, जाके उस वक्त कर लें, या अगर आपका सियासत करने का दिल करता है आप छोड़ के कर लें। वो मुझे लग रहा है कि वो कमेंट जो है वो नामुनासिब था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। और मैं अक्सर औकात जो है मैं ये महसूस करता हूँ कि कुछ लोग जिनको इख्तलाफ होता है आपसे, मतलब मेरे साथ भी हो सकता है, इकरार के साथ भी हो सकता है, किसी भी एंकर के साथ हो सकता है, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट को ना कैश करने की भी कोशिश करते हैं कि यार ये मौका जो मेरे पास आया हुआ है ना, ये 5 मिनट ये 10 मिनट मेरे पास आया। उसमें से कुछ लोग जो हैं ज़ाहिर बातें चाहते हैं हम आपके साथ पिक्चर खिंचवा लें, कुछ लोग जाके आपको एक अच्छा फीडबैक देना चाहेंगे, कुछ लोग जो आपसे नफरत करते हैं वो कहते हैं जनाब ये वो मौका है, ये मौका मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। मौलाना ताहिर अशरफी के साथ मैं देख रहा था कि लंदन के अंदर गालबन वो लंदन में इंग्लैंड गए हुए थे, वहाँ के ऊपर भी वहाँ पे भी जो है वो गालबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद फॉलोअर्स थे, मैं जानता नहीं किस जमात के थे, वहाँ पे भी उनके साथ इसी तरह स्ट्रीट के ऊपर जो है वो बदतमीजी शुरू की गई। ये बेसिकली वही हरकत है जो मरियम औरंगजेब के साथ भी माजी के अंदर हो चुकी है, वहाँ पर भी हो चुकी है, सऊदी अरब के अंदर भी हो चुकी है। ये बेसिकली वही अपना जो 2 मिनट्स ऑफ फेम वाला मोमेंट है ना, ये बेसिकली वो होता है। और ये इनकी साइकी होती है कि जनाब ये मौका दोबारा नहीं आना, ये मरियम औरंगजेब आज हमारे सामने आ गई है, मौलाना ताहिर अशरफी हमारे सामने आ गया, इकरारुल हसन हमारे सामने आ गया, इसको कैश कर लो अगर करना है तो, ये दोबारा नहीं मिलना। भाई आप वो बंदा चला जाए, आप उसके बाद जो मर्जी बात करें, आप घर जाके बात करें, आप घर जाके अपने घर वालों को कहें भाई ना आज इकरारुल हसन में नजर ऐसे बड़ा जहर लगता है मैंने, तो कहें जाके 100 दफ़ा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात इकरारुल हसन के बारे में भी कहना चाहूँगा। मैं इवन दो जिस तरह मैंने आपसे बताया कि मेरा उनका एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, इकरार को भी इतना मेरी नज़र में हार्शली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ, मैं देख रहा था उस वीडियो के अंदर उनकी अहलिया फ़रा जो है वो भी उनके साथ खड़ी हुई थी, तो ज़ाहिर बात है आप अपनी जो फैमिली के साथ खड़े हैं और उसके किस्म का कोई कमेंट करे तो बंदे को वैसे ही वट चढ़ जाता है। अब बंदा अकेला हो ना तो फिर भी शायद बंदा बर्दाश्त कर लेता है, यार मिट्टी डालो, क्या इस बंदे के मैं मुँह लगूँ, मतलब इस काबिल नहीं है कि इसके मैं मुँह लगूँ। या तो बंदा 4 खुद लगा देता है या 4 वो लगा देता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना था, या तो ये है। लेकिन जाहिर बात है व्हेन यू आर विद योर फैमिली और उसके बाद आपकी इस तरह की कोई इंसल्ट करने की कोशिश करे, बंदे को फिर वट तो चढ़ता है कि भाईजान हूँ तो मैं नहीं छड़ांगा। लेकिन फिर भी यू हैव टू रिमेंबर कि अल्टीमेटली आप एक एंकर भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। इसका दूसरा हल ये भी था कि उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट करने के बजाय एक रिटन कंप्लेंट जो है आप उसके अगेंस्ट कर देते। FIA में जाके, वो तो आपका राइट है ना, आप कर सकते हैं, आप FIA कर। उन्होंने उनको ये भी कहा कि जनाब आप इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो काम भी करते हैं, मोहसिन नकवी के अंडर काम भी करते हैं और उसके बाद इस किस्म की कमेंट्री भी रखते हैं। मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या एक्शन होगा, क्योंकि इकरार ने यह भी कहा कि जनाब मुझे जो है वो FIA के किसी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ने शायद रब्ता भी किया है। अब मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इनकी एक महकमाना इंक्वायरी हो और उसके बाद एक्शन भी शायद दिया जाए, इवन दो इकरार ने कहा कि जनाब इनके अगेंस्ट जो है उनकी नौकरी को लेकर जो है कोई एक्शन ना लिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर इस किस्म की पॉलिटिकल कमेंट्री कहीं से भी हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। तो एक अगली किस्म का इंसिडेंट था। उसके बाद मैंने मौलाना ताहिर अशरफी साहब के साथ भी देखा। यस, मौलाना ताहिर अशरफी साहब के साथ मेरे भी बहुत से इख्तलाफात हैं। मैंने बहुत सालों से उनको मैं कवर करता आया हूँ एज ए पॉलिटिशियन या एज ए रिलीजियस स्कॉलर। मैंने उनको देखा है, उनके बहुत से तजादात हैं उनकी पर्सनालिटी में।
बट आई एम सॉरी, ये जो स्ट्रीट विजिलेंटी वाला ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जनाब मैं हूँ मैनू लभ गया एनू इत्थे मैं नहीं छड़ना, बस मैंने ऐसी की तैसी फेर के रख देनी है, ये आई एम सॉरी इस चीज़ का हल ही नहीं है। ये तो मेरा गली कुचे के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। आपका क्या ख्याल है? आपके नज़रिए से इख्तलाफ करने वाला अगर एक शख्स आपको सामने नज़र आ गया है तो आपने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी, तो आप जिस जमात को फॉलो करते हैं उसके लोगों के साथ नहीं होगा। अभी बैरिस्टर गौहर के साथ जो हुआ था, मैंने उसके ऊपर भी मैंने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी खातून फॉलोअर अपनी पार्टी के चेयरमैन के साथ बदतमीजी कर रही है, क्योंकि आपने उनको सिखा दिया है, आपने उनको सिखा दिया कि दिस इज़ ऑल राइट। आप उसको शऊर का नाम दे देते हैं, जनाब ये शऊर है, यही शऊर है कि सानू लभ गया बस कर लो बदतमीजी जिन्नी करनी है। खातून कौन थी ना उसको कोई जानता है, उसने अपने वही 2 मिनट्स का फेम जो है उसने कैश करना था, उसने वीडियो बना ली कि लो जनाब है देखो मैं बैरिस्टर गौहर दे नाल किस तरह बदतमीजी कर रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये हाल है, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बेचारे खुद हमारे साथ प्राइवेट सिटिंग में बैठते हैं तो कहते हैं असी केड़े ज़ॉम्बी क्रिएट करते हैं। हमने किस किस्म के लोग क्रिएट कर दिए हुए हैं जो बैठ के हमारे साथ ही बदतमीजी शुरू कर देते हैं। हम वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए जो है कुछ ना कुछ करने के लिए, ओ यार तुसी अड्डे फड़ने खान हो, तुसी आप आ जाओ। आप में से बहुत से, मैं वो देख रहा था, मैं 4-5 उधर लंदन के अंदर भी जो हैं वो अक्सर औकात खड़े हो जाते हैं बैठ के, वो शायान वगैरह, वो तो खैर वो इतना ही नज़र आता, और 2-4 हैं। माई क्वेश्चन है भाई, अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि लीडरशिप बिल्कुल फारिग है, जिसको एक्चुअली इमरान खान ने अपॉइंट किया हुआ है, ये किसी और ने नहीं किया हुआ, बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने चेयरमैन बनाया हुआ है, तो आप उसी के साथ लड़ रहे हैं, आप उसी से बदतमीजी कर रहे हैं। तो जब आप अपने लीडरों को नहीं छोड़ रहे तो बाकी किस खेत की मूली है? ये आपने इनका माइंडसेट इस किस्म का बना दिया हुआ है कि वो किसी के नहीं होते हैं, वो किसी को समझते ही कुछ नहीं है। तो भाईजान मैं ही है सब कुछ है, बस जिन्ना मैं 1.5 होशियार है ना पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है भाई। अगर आप इतनी 1.5 होशियार है तो आप जाके छुड़वा लें अपने लीडर को, आप कोई नया फॉर्मूला निकाल लें, जो फॉर्मूला इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं कर सकते तो आप कर लें। अच्छा जी, वो अलीमा खान कह के थक गई 10,000 चाहिए, 10,000 बंदा चाहिए, 10,000 बंदा, 1,000 बंदा नहीं इकट्ठा हो रहा है, तो जाओ ना, जाके उधर कहना खड़े हो, जाओ जाके डयाला जेल जाओ, उनके साथ जाके खड़े हो। और बाहरों बह के वीलॉग करता पे, बाहरों बह के लोगों को कह रहे हैं जी आ जाओ पहुंच जाओ, और फ्लाइट फट जाके अलीमा खान के नाल खड़ा हो जाके उधर बैठ के लंदन के अंदर एक भोंपू लेके खड़े होते हैं, बैठ के नारे मारने शुरू करते हैं, तो फ्लाइट फड़ो, आओ इधर, जाओ जाके खड़े हो उधर उनके साथ। सो ग्राउंड रियलिटीज और हैं। अपने लंदन में अमेरिका के ड्राइंग रूम्स में बैठ के वीलॉग्स कर लेना, बड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो यहां पे बैठ के हीट को महसूस कर रहा है ना, पॉलिटिकल हीट्स को महसूस कर रहा है, जाए जाके आलिया हमजा हुई है ना गिरफ्तार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है ना, जाए जाके जरा उनकी फैमिली से बात करें, वो है ना इधर ही रही पाकिस्तान में, हो गई गिरफ्तार, अब जाए जाके उसकी फैमिली से बात करें जाके। शी इज द वन हु इज गोइंग थ्रू ऑल दैट। डॉक्टर यास्मीन राशिद की फैमिली से जाके बात करें। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो लौंडा लपड़ा बाहर बैठा ना, उससे ज्यादा इज्जत उस फैमिली की है जो यहां पे है, जिनका घर वाला गिरफ्तार हुआ है, घर वाली गिरफ्तार हुई हुई है, वो जेलों में है, जिन्होंने इस सारी चीज को पाकिस्तान में बैठ के फेस किया है। लाखों करोड़ों टाइम्स इज्जत उनकी ज्यादा है उन लौंडे लपाड़ों से जो बाहर बैठ के जो है वीलॉग्स करते हैं, या लोगों को कहते हैं जाओ अपने बच्चे बाहर लेके जाओ, जाओ जाके सड़कों पे जाओ, जाओ जाके डंडे खाओ, जाके जाओ जेलों में जाओ। 80 नहीं जाना, 80 इत्थे ही गया। ये लाख करोड़ों दफा ये लोग ज्यादा काबिल इज्जत हैं पॉलिटिकली, क्योंकि इन्होंने इस म्यूजिक को फेस किया है। वो नहीं है जो बाहर भाग गए। माजरत के साथ अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।